तो मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, यानी कि 24 घंटे से कम का समय बचा है जब मतगणना शुरू हो जाएगी। तो सभी जगह मतगणना को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। जोरों शोरों से नतीजों की तैयारियां हो रही हैं और इंतजार है सभी को तो नतीजों का। इधर बीजेपी कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। मतगणना के लिए बीजेपी की स्पेशल तैयारी है। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को स्पेशल दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इधर कांग्रेस भी इस बार अपनी तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की है। ईवीएम से छेड़छाड़ हुई तो आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दिए गए हैं। ईवीएम पर बूथ एजेंट नजर रखेंगे। तो कल मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर नतीजे आने हैं, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर नतीजे आने हैं। तो बीजेपी कांग्रेस में महामुकाबला और कल नतीजों का इंतजार है। सबकी निगाहें कल के दिन पर टिकी हुई हैं क्योंकि 4 जून मतगणना होनी है और लोकसभा 2024 का कल रिजल्ट आना है। तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो देश में किसकी सरकार बनने वाली है, इसका फैसला अब से कुछ ही घंटों में हो जाएगा। मतगणना का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो वही मतगणना को लेकर राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मतगणना को लेकर पूरी जानकारी दी। साथ ही मतदान में विश्व रिकॉर्ड बनने पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। स्टोरी We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let us see the first muscle. Friends, this is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे। J&K, LWE एरियाज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये इट्स नॉट ए इजी जॉब टू डू इट. इट रिक्वायर्स 2 years ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन. एंड आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए. आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है. एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस. एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था. कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार. एंड पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट. सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट. नो डाउट अबाउट इट. After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी. और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल. क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी. पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी. जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा. और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा. इट विल कंटिन्यू लाइक दिस. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे.
और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। इट वर्क्स लाइक ए क्लॉक विद द प्रिसीजन ऑफ ए क्लॉक। जैसे छोटी सुई कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी। इट वर्क्स विद दैट प्रिसीजन एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। सो वी वांट टू से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी चलाने में भी हो सकती है, उसको हम डील करेंगे। लेकिन फर्मली वी वांट टू से दैट एंटायर काउंटिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रोबस्ट। तो छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने भी मतगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्र के लिए 94 मतगणना हॉल बुक किए गए हैं, ये जानकारी उन्होंने दी। साथ ही मतगणना को लेकर भी उन्होंने तमाम जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने कहा है कि केंद्रों की पूरी जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी गई है। कुल 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। 4362 गणना कर्मी और 1671 हर हाल में 14 मेज लगाए गए हैं। 12 से 24 राउंड तक मतगणना चलेगी और सुबह 8:20 से ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी। सभी जगह पर वरिष्ठ मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जो पूर्ण रूप से सभी काउंटिंग सेंटर्स के कानून सुव्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जो राज्य सशस्त्र बल है उनकी भी तैनाती की है और जो अंतिम दायरा है जहां पर मतगणना रहेगी और मतगणना हॉल है वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल हमने लगाए हैं। काउंटिंग हॉल के अंदर जो है केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन आयोग से नियुक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर्स, निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता केवल इन्हीं को प्रवेश की अनुमति रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 42 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है नियुक्ति की गई है। तो मतगणना को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भी बीएसटीवी से खास बातचीत में जानकारी साझा की है, सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव के चुनावी परिणाम कल आना शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी मौजूद, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कितनी मतगणना को लेकर तैयारी है पूरे मध्य प्रदेश में? नहीं, पूरी तैयारी है। 52 जिला मुख्यालयों पे कल मतगणना होगी। मतगणना 8 बजे से आरंभ होगी। सबसे पहले हम लोग पोस्टल बैलेट की गिनती आरंभ करते हैं, जो आरओ मुख्यालय पे होगी, जो 29 है। मतगणना में जो स्टाफ लगा है उनका रैंडमाइजेशन का काम हो गया है। थर्ड रैंडमाइजेशन कल होगा सुबह 5 बजे। पूरे राज्य में 116 एक तरह से सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं जिनकी देखरेख में मतगणना का काम होगा। वो लोग भी अपने अपने जिलों में पहुंच गए हैं। मतगणना स्थल पे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था आप कह सकते हैं। सबसे बाहर में डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, उसके बाद स्टेट की आर्म पुलिस है और काउंटिंग हॉल के बाहर में सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो जिनके पास अथॉरिटी लेटर है या पास है वही अंदर जा सकेंगे, उसके बिना कोई अंदर नहीं जा सकेगा। मतगणना कक्ष में मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कैलकुलेटर आदि लेकर के जाना अलाउड नहीं है। मीडिया कक्ष बनाया गया है, मीडिया कक्ष में भी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी और मीडिया को हम लोग समय समय पर ब्रीफ करते रहेंगे वहाँ जो आरओ और डीओ हैं, ताकि परिणाम से आम जनता को अवगत कराया जा सके। सर, हमेशा देखने को मिलता है कि चुनावी परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाएं भी सुरक्षा के लिहाज से देखनी पड़ती है। तो क्या किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना बने मध्य प्रदेश में, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, काउंटिंग के लिए तो व्यवस्था है ही। काउंटिंग के बाद कोई ऐसी अपरिस्थिति न हो उसको भी ध्यान में रखा गया है और उसके लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की गई है। उसका आकलन किया गया है और रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यदि कभी कोई जुलूस वगैरह निकलने की बात होती है तो किन मार्गों से वो जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, और कलेक्टर्स उसकी अनुमति जारी करेंगे। उसके बाद ही वो इस तरह के प्रोसेसन्स होंगे। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। कुछ संवेदनशील इलाके भी चिन्हित किए गए हैं क्या? जिला स्तर पे सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर एसपी ने मिलकर के तय की हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मतगणना होगी और चुनावी परिणाम आएंगे, उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से जिला स्तर पर कई जो संवेदनशील जो इलाके हैं उनको भी चिन्हित किए गए हैं और जिला स्तर पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। कैमरामैन सेलेन के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ मनोज राठौर जुड़ चुके हैं, तो इंदौर की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी मनोज आपका, जिस तरीके से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है युद्ध स्तर पर, लेकिन इसी के साथ साथ दोनों दलों की अगर हम बात करें, बीजेपी कांग्रेस वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से निर्देश भी दिए जा चुके हैं और अब इंतजार है, तो कल का इंतजार कर रहे हैं मतगणना को लेकर। अब जो उल्टी गिनती है वो भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पे चुनाव आयोग तैयार है। स्थानीय स्तर पे जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने तैयारी की है, क्योंकि हर जिले में जो है काउंटिंग होनी है। ऐसे में वहाँ की व्यवस्था शुरू से लेके काउंटिंग के शुरू होने से लेके जश्न तक जो है नज़र रहेगी स्थानीय प्रशासन की। लेकिन प्रशासनिक तैयारियों के साथ कल को लेकर जो सियासी दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनकी तरफ से भी जो है तैयारी कर ली गई है। उनके जो स्थानीय स्तर पे जो एजेंट हैं वो भी काउंटिंग स्तर पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर चुकी है और कांग्रेस कई तरीके की मांग भी चुनाव आयोग से कर चुकी है। उसमें कैलकुलेटर की बात करें या किसी तरीके की सीट की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि उनको ये सामान की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाओं के तहत नियम कायदे भी जो है तमाम सियासी दलों को बताने के काम भी किए हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी है। जीतू पटवारी ने कुछ देर पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल से उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट पोल जो है विसंगतियों से घिरे हुए हैं, उनके विपरीत हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो किसी तरीके से निराश नहीं है, उनका मनोबल नहीं गिरा है। और एग्जिट पोल से अलग जो नतीजे हैं वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और 12 से 13 सीटें जीतने का दावा जो है जीतू पटवारी ने किया है। यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है। जगह जगह पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है इस समय मिठाइयाँ बनाने का काम कर रहे हैं, यानी उनकी तरफ से ऑर्डर दे दिए गए हैं। जश्न को लेकर तैयारी उनकी तरफ से कर ली गई है। बिल्कुल मनोज, यानी कि बीजेपी अपने जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है और इसी को लेकर और इसी वजह से बीजेपी ने आज से ही तैयारियां शुरू भी कर दी है। जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बनवाना भी शुरू कर दिया, यानी कि बीजेपी जो नारा लेकर चल रही थी 29 में से 29 सीटें, बीजेपी को यह पूरी उम्मीद है, खास तौर पर एग्जिट पोल सामने आने के बाद, कि बीजेपी अपने इस आंकड़े को छूती हुई नजर आएगी। भारत में आपका रुख करूंगी, मनोज आप हमारे साथ बने रहिएगा। मनोज, अगर हम इंदौर की बात करें, साथ ही इस पूरे अंचल की बात करें, भारत, तो किस तरह की मतगणना को लेकर तैयारियां हो रही हैं? क्या कुछ वहां पर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां? देखिए, दो अलग अलग लोकसभा की चुनाव को लेकर के यहाँ पर मतगणना होना है, क्योंकि धार जिले का जो मऊ विधानसभा है वो इंदौरी सीमा में आता है, तो वहाँ के लिए भी जो है व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इंदौर सीट की अगर बात कर ले तो ये निर्वाचन में जहाँ पर मौजूद है स्ट्रांग रूम है, जहाँ पर ईवीएम जो है यहाँ पर रखी गई है और मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन जो व्यापक व्यवस्था, जो तैयारियाँ हैं, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवेश अधिकृता मतगणना कक्ष H1 भूकाल रऊ, उसके बाद में विधानसभा 3, अलग अलग विधानसभाओं की जो पूरी जानकारी है यहाँ पर दी गई है। बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। बैरिकेटिंग भी हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि जो मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले डाक मत पत्र खोले जाएंगे। डाक मत पत्र के बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। तकरीबन 8:25 या 30 मिनट के करीब जो है वो ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो व्यापक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट ना होने के कारण कांग्रेसी यहाँ पर नज़र ज़रूर नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो 14 अलग अलग दलों से जो निर्दलीय है या अलग अलग दलों से जो चुनावी मैदान में है वो यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन
सबसे बड़ा असर इस बार मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में नोटा को लेकर के भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार नोटा को लेकर के प्रचार प्रसार कर रही थी, प्रमोट कर रही थी नोटा को लेकर के। ऐसे में शंकर लालवानी की जीत का जो दायरा है वो कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरह से कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा था कि हम 8 लाख अधिक वोटों से जीतेंगे, लेकिन जहां अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया उसके बाद ये जीत का दायरा और भी बढ़ सकता है। लेकिन क्या कुछ होगा ये आने वाला भविष्य तय करेगा। आने वाला जब मतगणना सुबह से शुरू होगी, शाम होते होते जो स्थितियां हैं वो साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मेरे सहयोगी मनोज ने कहा कि मिठाइयों का दौर शुरू हो चुका है, तो वाकई इंदौर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां भाजपाइयों में एक अलग जोश है। मोदी मिठाई के नाम से मिठाइयां जो है वो अब बंटना शुरू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जलसा और जुलूस को लेकर के व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। खास तौर से अगर बात की जाए तो कलेक्टर और संबंधित इंदौर पुलिस कमिश्नर ये दोनों ने ही जो है कमान संभाली हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि 700 अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे और 19 राउंड में इन टेबलों पर ईवीएम मशीन की काउंटिंग की जाएगी। साथ ही इन सभी के अलावा अगर जलसा जुलूस निकलता है तो उसकी परमिशन और पूरा रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रतिद्वंदी के रूप में अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने अब कांग्रेस का कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, तो शंकर लालवानी की राह है वो और भी आसान हो चुकी है। लेकिन जलसा जुलूस बीजेपी किस तरह से बनाएगी, क्योंकि बीजेपी एजेंडा 29 की 29 सीटों को लेकर के चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा हो या फिर अन्य अगर बात की जाए सीटों को लेकर, तो बीजेपी ने एडी से चूड़ी तक का जोर जो है वो लगाया था और कई बड़े तमाम चेहरे जो है हम इस मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले थे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट था जहां प्रत्याशी बिल्कुल भारत, और इस बार कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा था और नाक का सवाल इस बार जो इलेक्शन है वो बना हुआ था, इसलिए कांग्रेस ने अपने दिग्गजों पर इस बार दाव भी खेला था। भारत बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं मनोज का रुख करूंगी। मनोज, जिस तरीके से एग्जिट पोल भी सामने आए, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे थे, और एग्जिट पोल में इस बार जो अनुमान यह जताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 29 सीटें मिल सकती है। यहां तक कि जो छिंदवाड़ा सीट है वो भी अब कांग्रेस के हाथ से खिसक सकती है, यह एग्जिट पोल के अनुमान है। जी बिल्कुल, इसके उलट कांग्रेस के अपने अलग दावे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ली, उसमें उन्होंने यही बात दोहराई है कि इस एग्जिट पोल से कार्यकर्ताओं पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कल की तैयारियों के लिए तैयार है और 12 से 13 सीट का आकलन उन्होंने अपनी चर्चा में बताया कि मीडिया के अलावा तमाम फोरम पर ये चर्चा है कि इन सीटों पे फाइट काफ़ी बड़ी है और यही कारण है कि ये हो सकता है कि कांग्रेस ये सीटें जीत जाए, जिसमें छिंदवाड़ा की सीट शामिल है। इसके अलावा झाबुआ की सीट का जिक्र किया गया है, मंडला की सीट का जिक्र किया गया है, धार की सीट का जिक्र किया गया है, भिंड मुरैना की सीट का जिक्र किया गया है, ग्वालियर की सीट का जिक्र किया गया है। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस खुद को मजबूत करार दे रही। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का जो दावा है 2019 में जो 28 सीटें 29 में से जीती थी, ये किले वो फिर से जीत रही है, दावा है। लेकिन एक किला जो कांग्रेस के पास था छिंदवाड़ा का, उसे भी जीतने का दावा यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। उसके पीछे तर्क भी कई बीजेपी के द्वारा, सियासी पंडितों के द्वारा दिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो तमाम बड़े नेता थे कांग्रेस के, कमलनाथ के जो करीबी थे, चाहे वो कमलेश शाह हो या फिर दीपक सक्सेना हो, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। हालांकि जो वहाँ के महापौर थे वो पहले बीजेपी में आए, फिर वो इन वक्त पे कांग्रेस में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा सीट पर अमित शाह ने भी रोड शो किया। तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो थे, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल है, उन्होंने भी वहाँ पे जनसभा और रोड शो किए। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी अपनी पूरी ताकत उस सीट को जीतने में लगा दी। तो ऐसे में इस समीकरण के लिहाज से बीजेपी खुद को वहाँ पर मजबूत बता रही। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें 2023 की, तो छिंदवाड़ा सीट पर जो लोकसभा सीट है, जहाँ पर करीब 7 विधानसभा आती हैं, उन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जो है 2023 में जीती थी। तो ये एक समीकरण कांग्रेस के लिहाज से उनके पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना पड़ेगा कि
जो लोकसभा के जो चुनाव रहते हैं उसके एजेंडे अलग रहते हैं। बिल्कुल मनोज, और इस बार जो बड़ी संख्या में दल बदल भी हुआ है, कांग्रेस के बहुत से नेता इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि इस दल बदल का फायदा बीजेपी को कितना मिलता है, या बीजेपी इसमें इस कदम से कहीं ना कहीं नुकसान में भी जाती है। मनोज बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। भारत में आपका रुख करूंगी, आप मतगणना स्थल पर मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप चारों तरफ कैमरामैन को बोले वो कैमरा घुमाएं, और जो तैयारियां वहां पर की जा रही, खास तौर पर गर्मी का जो सीजन है उसको लेकर, खास तौर पर जो मतदान कर्मी वहां पर होंगे, जो गणना कर्मी होंगे, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर? देखिए, मैं मतदान दल पर हूँ, नेहरू स्टेडियम ये मौजूद है। तस्वीरें हम दिखाएंगे। सबसे पहली तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर सभी को निर्वाचन आयोग द्वारा आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है। उसी आइडेंटिटी कार्ड से है जो है यहाँ पर एंट्री होगी, और पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया है। इस मैप को मैं दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर पूरी व्यापक व्यवस्थाएं हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा मैप है अलग अलग काउंटर का, अलग अलग किस स्थल पर कहाँ पर कितनी मतगणना होगी। 19 राउंड टेबल यहाँ पर चलने वाली है, 700 कर्मचारी है। और एक तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पुलिस का पुख्ता इंतजामात है। आप पुलिस अधिकारियों को भी हम यहाँ पर दिखाएंगे, कर्मचारियों, क्योंकि अभी शाम तकरीबन कुछ समय बाद, क्योंकि मौसम ने अचानक करवट ली है। आप मौसम देख सकते हैं कि आज जरूर ठंडा हुआ, लेकिन कल इसकी तपन, अगर मौसम ऐसा ही बना रहा, अगर भीषण गर्मी पड़ी तो उसकी तपन जो है वो साफ नजर आएगी। तो यहाँ पर केरी का पना, छाछ और तमाम व्यवस्था की गई है। साथ ही कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। कूलरों की जो बड़े बड़े कूलर है, या फिर यहाँ पर एसी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। गर्मी से, भीषण गर्मी से बचने के लिए व्यापक तैयारी है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एमपीबी बोर्ड है, अगर बात की जाए तो उनकी भी व्यापक तैयारियां हैं। मतगणना के समय अगर लाइट जाती है या उसके लिए इंटरनल व्यवस्थाएं की गई है। 3 अलग अलग जो हाईटेंशन लाइन के अलावा भी अलग कनेक्शन है उनके द्वारा लगाए गए हैं। यहाँ पर पर्याप्त बिजली रहे, बिजली ना जाए, क्योंकि अक्सर कई बार बिजली जाने के बाद में आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो लगते हैं ईवीएम मशीन को लेकर के कई बार, तो उस पर भी विशेष निगाह रखी जाएगी। तमाम तैयारियों के साथ स्टेडियम ग्राउंड है, यहाँ मीडिया सेंटर भी बनाया गया है, मीडिया के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन आपको बता दें कि पूरा जो प्रेमाइसेस है, तकरीबन यहाँ पर 900 से करीब जो है वो सीसीटीवी कैमरों से लेस है। ये पूरा परिसर जो है वो सीसीटीवी कैमरों से लेस किया गया है यहाँ पर, और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। साथ ही जहाँ पर ईवीएम की मतगणना होगी वहाँ पर वीडियोग्राफी भी यहाँ पर की जाएगी। तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो प्रवेशक यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि बोर्ड और ये होर्डिंग लगाए गए हैं कि किस प्रवेशक को कहाँ पर जाना है, कौन सी मतगणना केंद्र में यहाँ पर पहुँचना है, उसकी व्यवस्था है। सीसीटीवी निगरानी जो होगी उसका पूरा कंट्रोल हम कंट्रोल रूम यहाँ पर दिखाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीसीटीवी से यहाँ पूरे कंट्रोल रूम पर निगरानी रखी गई है। यहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस का पुख्ता इंतजामात रहेगा। तकरीबन 1200 पुलिसकर्मी प्रेमाइसेस के आसपास मौजूद रहेंगे। 3 लेयर की ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। और इसके अलावा हम जहाँ पर जो मतगणना कल जो काउंटिंग होगी उस काउंटिंग को भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कल काउंटिंग होगी किस तरह के टेबलें लगाई गई है। आप ये देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें अंदर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन को बताना चाहेंगे इन तस्वीरों को दिखाइए। ये मतगणना टेबलें हैं जहाँ पर कल जब मतगणना होगी तो यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि अलग अलग दूरी पर टेबलें रखी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर पंखे और कूलर का इस्तेमाल किया गया। आप ये देख सकते हैं कि ये कूलर जो है, एसी कूलर जो है, यहाँ पर एसी का भी इस्तेमाल हो रहा है, ताकि जब यहाँ पर क्राउड होगा, बड़ी संख्या में अधिकारी प्रवेशक यहाँ पर मौजूद होंगे, मतगणना करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात की जाए तो जो प्रत्याशी के रूप में उनके साथ जो समर्थक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अलग अलग जो काउंटर रहेंगे वहाँ पर जब मतदान गणना होगी, तो उसके लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के साथ 3 लेयर सुरक्षा के साथ जो है कल सुबह प्रातः 8 बजे से यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक पत्र जो है उसे यहाँ पर खोला जाएगा स्ट्रांग रूम से, वो वीडियोग्राफी के माध्यम से एडीएम स्तर के अधिकारी बिल्कुल भारत यानी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सभी पुलिसकर्मी अभी से तैनात हो चुके हैं। नजर बनाए रखेगा भारत, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।